नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं जल्द ही एक Q&A वीडियो लेके आऊंगा, तो आज दोस्तों ये Q&A वीडियो आ चुकी है। आज मैं इस वीडियो में आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। जो भी हमारे व्यूअर्स के डाउट हैं वो सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। अभी तक जितनी भी वीडियोस हमने अपलोड की है उस पे जितने भी लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं, जितने भी डाउट्स पूछे हैं, उन सारे डाउट्स के आंसर मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपके लिए यूजफुल हो, आपको कौन सी जानकारी मिल जाए, आपके कोई भी डाउट्स होंगे वो सारे इस वीडियो से सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों बहुत सारे डाउट्स मैंने क्लियर किए हैं, लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की मैंने कोशिश की है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों जीएसटी के ऊपर। तो जो मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चंस आते हैं वो जीएसटी के रिलेटेड आते हैं कि कैसे जीएसटी ले, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या जीएसटी लेने के बाद बिजनेस बंद हो जाएगा तो जीएसटी हमेशा भरना पड़ेगा या फिर जीएसटी बंद हो सकता है, किस तरीके से जीएसटी अप्लाई करना है, अगर रेंट पे रहते हैं तो कैसे करना है, अगर खुद की प्रॉपर्टी है तो कैसे है, अगर फादर के नाम पे है प्रॉपर्टी तो कैसे करना है। तो दोस्तों मैं एक एक करके आपको सारी चीजें बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपने जीएसटी ले लिया और आपका बिजनेस नहीं चला, आपको बिजनेस नहीं करना है, किसी भी रीजन से आपको अपना बिजनेस क्लोज करना है, तो बिल्कुल दोस्तों आप उस जीएसटी के पोर्टल पे जाके उस जीएसटी को क्लोज करा सकते हो। उसके बाद आपको कोई फाइलिंग करने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन ये था, ये क्लियर हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन जो है, लोगों ने मुझसे ये पूछा कि अगर हमने जीएसटी ले लिया और हमारी कोई सेल्स नहीं हुई तो क्या हमें फिर भी सरकार को पैसे देने पड़ेंगे। तो पहले मैं बता दूं दोस्तों, सरकार को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी सेलिंग नहीं हुई है, आपने अगर जीएसटी लिया हुआ है तो आपको सिर्फ नॉर्मल नील फाइलिंग करनी है। नील फाइलिंग की वीडियो ऑलरेडी ब्लॉग चैनल पे आ चुकी है दोस्तों, वहां से आप देख के नील फाइलिंग कर सकते हो। अगर आप खुद नहीं करना चाहते तो आप किसी भी सीए से करा सकते हो। नील फाइलिंग के लिए कुछ ज्यादा चार्जेस नहीं लगते हैं, लोग 300 से 500 के बीच में चार्ज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन से एरिया में है। तो आप अपने एरिया का रेट पता कर लीजिएगा। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड पे। तो देखिए दोस्तों, आज के टाइम पे जीएसटी लेना थोड़ा मुश्किल हो गया है। इससे पहले बहुत इजी था, जीएसटी नॉर्मली अप्लाई करो जीएसटी मिल जाता था। मेरे जो जीएसटी है मैंने खुद ही अप्लाई किए हैं और खुद ही उनको लिया है दोस्तों। मैंने किसी भी सीए की हेल्प नहीं ली। अभी तो हमारे पास हमारा सीए है, लेकिन पहले हमने किसी भी सीए से हेल्प नहीं ली दोस्तों। तो हमारा जो जीएसटी है मैंने खुद ही अप्लाई किया था। तो मैं आपको बताता हूं, अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है रेंट एग्रीमेंट। उसके बाद एक एनओसी। एनओसी में बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि एनओसी क्या होता है, तो मैं एनओसी बता देता हूं सिंपली क्या होता है। एनओसी एक लेटर होता है जिसपे जो भी प्रॉपर्टी का ओनर है वो आपको ये परमिशन देता है कि हाँ आप इस एड्रेस पे जीएसटी नंबर अप्लाई कर सकते हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसके साइन होते हैं। तो इसे बोलते हैं दोस्तों एनओसी। एनओसी कोई भी दे सकता है। अगर आप रेंट पे रहते हो तो आपका लैंडलॉर्ड आपको एनओसी देंगे दोस्तों। अगर आप अपने फादर के रूम पे रहते हो तो आपके फादर आपको देंगे, या फिर अपने मदर के रहते हो तो आपकी मदर देंगी। और अगर प्रॉपर्टी आपकी खुद की ओन्ड है तो आपको कोई एनओसी की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे डॉक्यूमेंट की, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है। अगर आप किसी भी जगह पे रहते हैं, चाहे आपका वो रेंटेड हो, चाहे वो आपका ओन्ड हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स का हो, तो बिजली बिल लगता ही है दोस्तों। और एक चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स देंगे, अगर आप रेंट एग्रीमेंट दे रहे हैं और जो लैंडलॉर्ड है उन्हीं के नाम से इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। और एक और चीज दोस्तों, आज के टाइम पे जो जीएसटी के ऑफिसर्स हैं वो रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल को लीगल प्रूफ ऑफ बिजनेस में नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं दोस्तों। जैसे कि लीगल प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब मैं समझाता हूं आपको। जो भी आपकी जगह है जहां पे भी आप जीएसटी अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन मांग रहे हैं आजकल वो। तो लीगल डॉक्यूमेंटेशन में वो इलेक्ट्रिसिटी को वैलिड नहीं मान रहे हैं। बहुत सारे केसेस में लोगों को रिजेक्शन का रीजन ये बता रहे हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो वैलिड नहीं है। तो उस केस में आपको या तो प्रॉपर्टी के पेपर रखने हैं, या फिर अगर आप प्रॉपर्टी का टैक्स भरते हो तो प्रॉपर्टी की टैक्स रिसिप्ट आपको रखनी है दोस्तों। अगर ये दो चीजें आपके पास हैं तो आपका जीएसटी बिल्कुल ही अप्रूव्ड हो जाएगा, आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। इसके अलावा इसके बिना भी जीएसटी अप्रूव्ड हो जाता है दोस्तों, लेकिन बहुत सारे केसेस में आज के टाइम पे ये लोग ये डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं।
तो ठीक है, आप समझ गए किस तरीके से करना है। उसके बाद आते हैं हम, अगर आप अपने पेरेंट्स के रूम पे रहते हैं तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा कि क्या हम अपने पेरेंट्स के रूम पे रहते हैं और अपने नेम से जीएसटी ले सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप अपने नेम से जीएसटी ले सकते हो। मैं भी अपने पेरेंट्स के घर पे रहता हूं और मैंने अपने नाम से जीएसटी लिया है दोस्तों। तो बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं करना आपको बस एक एनओसी बनवाना है। जाके एनओसी में आपको ये लिखवाना है कि जो भी आपके फादर हैं उनका नाम होगा, वो आपको परमिशन दे रहे हैं कि आप इस जगह से जीएसटी ले सकते हैं, और उस डॉक्यूमेंट पे उनके आपको साइन करवा लेना है दोस्तों। और आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल ले लेना है और प्रॉपर्टी की टैक्स रिसिप्ट ले लेनी है। ये 3 चीजों से आपका जीएसटी अप्रूव्ड हो जाएगा दोस्तों। और अब मान के चलो कि आपकी खुद की ओन्ड प्रॉपर्टी है, आप खुद ही उसके ओनर हो, तो आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। या तो आप ओन्ड में जाके इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हो, या फिर आप प्रॉपर्टी का टैक्स रिसिप्ट दे सकते, या फिर आप प्रॉपर्टी के पेपर दे सकते हो। तो इस तरीके से आपका जीएसटी अप्रूव्ड हो जाएगा दोस्तों। यही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं दोस्तों प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के वेरिफिकेशन के लिए। जो आप एड्रेस दे रहे हो उसको वेरीफाई करने के लिए यही डॉक्यूमेंट लगते हैं दोस्तों। और आज के टाइम पे बहुत सारे स्टेट्स में ये चालू हो गया है कि आपको फिजिकली विजिट करके जीएसटी के ऑफिस में जाके वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है दोस्तों। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, जब भी आप जीएसटी अप्लाई करें तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्या आपको ई सिग्नेचर का ऑप्शन दे रहा है या फिर आपको विजिट करना है। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे केसेस में लोग जीएसटी अप्लाई करके छोड़ देते हैं, उनका वेरिफिकेशन हुआ नहीं होता है, उनको लगता है कि उनका जीएसटी अप्लाइड हो गया। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैंने इतने दिन से जीएसटी अप्लाई कर रखा है, मेरा अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। तो जब तक आप वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे दोस्तों, तो आपका एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, लोग पूछते हैं क्या बिजनेस के लिए करंट अकाउंट ही जरूरी है। तो जैसे कि हमने पहले ही वीडियो में अपने बताया था कि देखो नेसेसरी नहीं है आपको करंट अकाउंट ही ऐड करना है, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। गवर्नमेंट ने ऐसा कहीं नहीं बोला है कि आपको नेसेसरीली जीएसटी के अंदर करंट अकाउंट ही ऐड करना है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आप करंट अकाउंट अरेंज कर सकते हो तो करंट अकाउंट ही ऐड करो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, आप अपने सेविंग अकाउंट्स को ही ऐड कर सकते हो। ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मेरे से बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि क्या मैं एक ही जीएसटी से फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और मीशो तीनों पे अकाउंट खोल सकता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और मीशो तीनों पे एक ही जीएसटी नंबर से अकाउंट ओपन कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि ये तीनों अलग अलग प्लेटफॉर्म है। इसीलिए आप सेम जीएसटी से तीनों प्लेटफॉर्म पे अकाउंट ओपन कर सकते हो। लेकिन आप एक जीएसटी से एक ही प्लेटफॉर्म पे एक से ज्यादा अकाउंट नहीं खोल सकते। जैसे कि मान लो आपके पास एक जीएसटी नंबर है और आप चाहो कि फ्लिपकार्ट पे आप 2 अकाउंट बना लो, तो ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। आप फ्लिपकार्ट पे एक ही अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा कि अगर हम बिहार से जीएसटी लेते हैं तो क्या हम दिल्ली से सेलिंग कर सकते हैं या फिर हम मुंबई से सेलिंग कर सकते हैं। तो नहीं दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर मान लो आपने जीएसटी दिल्ली से लिया है तो आप दिल्ली के किसी भी एरिया से सेल कर सकते हो। लेकिन आपको दिल्ली के बाहर जाके सेल करना है, दिल्ली के बाहर के स्टेट से सेल करना है, तो आपको उस स्टेट का जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। और बाहर के स्टेट से सेल करने का मतलब ये है दोस्तों कि आप यूपी में रह के अपने प्रोडक्ट पूरे इंडिया में सेल करना चाहते हो दिल्ली के जीएसटी से, जो कि पॉसिबल नहीं है दोस्तों। अगर आपको यूपी से प्रोडक्ट सेल करना है, आपको यूपी का जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, मान लो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि हम सर रेंट पे रहते हैं, अगर हमने यहाँ से जीएसटी लिया और कल को हम कहीं शिफ्ट होते हैं तो क्या हम फ्लिपकार्ट में पिकअप एड्रेस चेंज कर सकते हैं या फिर हम अमेजोन में पिकअप एड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, आप पिकअप एड्रेस चेंज कर सकते हैं। मान लो दोस्तों आप दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रहते हो और लक्ष्मी नगर से बहुत दिनों से आप सेलिंग कर रहे हो और आपको सडनली जामा मस्जिद या फिर इंडिया गेट के आसपास जाने की जरूरत पड़ती है, आपका रूम वहां शिफ्ट हो रहा है, तो आप दोस्तों बहुत इजीली अपने फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड पे जाके अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हो। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि एक राज्य के अंदर आप किसी भी जगह से अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो उस राज्य के जीएसटी से। आप दूसरे स्टेट में जाके उस जीएसटी को यूज नहीं कर सकते। आई होप दोस्तों आप ये चीज समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपको एक जीएसटी, अगर दिल्ली का स्टेट का जीएसटी लिया है आपने, तो सिर्फ दिल्ली के पिन कोड्स के अंदर ही आप सेल कर सकते हो। अगर आपको हरियाणा से सेल करना है तो आपको हरियाणा का जीएसटी लेना पड़ेगा, अगर आपको यूपी से सेल करना है यूपी का जीएसटी लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप
आप ये चीज समझ गए होंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा कि क्या हम अपने फ्रेंड का जीएसटी लेके सेलिंग अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं, क्या हम अपने फादर का जीएसटी नंबर लेके सेलिंग अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, आप स्टार्ट कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर आप अपने फादर का जीएसटी ले रहे हो या फिर आप अपने फ्रेंड का जीएसटी ले रहे हो, तो उस केस में बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी उन्हीं लोगों के जाएंगे जिनके नाम से जीएसटी नंबर है। सपोज कि आप अपने दोस्त का जीएसटी यूज कर रहे हो, तो उस केस में फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड में जो बैंक अकाउंट आप ऐड करोगे वो भी आपके दोस्त का होगा, जो आप आधार कार्ड पैन कार्ड डालोगे वो भी आपके दोस्त का होना चाहिए। अगर आप अपना बैंक अकाउंट उसमें ऐड करने की कोशिश करोगे दोस्तों, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बैंक अकाउंट भी वही ऐड हो पाता है जो जीएसटी जिसके नाम से है। जीएसटी के अंदर जो नेम है और बैंक अकाउंट के अंदर जो नेम है, दोनों सेम होना चाहिए दोस्तों, तभी वो ऐड हो पाएगा। तो आई होप दोस्तों आप ये चीज समझ गए होंगे। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर है, आपके मदर फादर है, तो आप उनका यूज कर सकते हो, उनसे आप उनका अकाउंट लेके एक्सेस लेके उनसे यूज कर सकते हो, वो आपको मना नहीं करेंगे। आई होप अगर किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम है तो, अगर उनके नाम से नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं जॉब करता हूं, क्या मैं बिजनेस कर सकता हूं अपने नाम से। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि जॉब करते हुए बिजनेस करना एक लीगल चीज़ नहीं है। बहुत सारी कंपनीज को इससे प्रॉब्लम होती है, तो आप उसके हिसाब से देख लीजिएगा दोस्तों। या तो आप अपने फैमिली के किसी मेंबर के नाम पे कीजिए, मदर फादर वाइफ किसी के भी नाम पे कीजिए अगर आप जॉब करते हैं तो। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो दोस्तों जहाँ तक जो सबसे कॉमन क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मैंने दे दिए हैं, और अब चलते हैं एक एक कमेंट पढ़ते हैं लोगों के जिनके मैंने कमेंट्स निकाले हैं, फिर उसका आंसर मैं दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है जमीर भाई का। मिराज भाई, आपने ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं जोड़ा क्योंकि सब लोग दिल्ली में नहीं रहते। फॉर एग्जांपल मैं पटना में रहने वाला हूं, मैं प्रोडक्ट दिल्ली सदर बाजार से मंगाऊंगा तो हमारा प्रोडक्ट दिल्ली से पटना आएगा ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, तो उसके लिए चार्जेस, उसका क्या चार्जेस है, क्या हिसाब किताब है। पटना बिहार में मंगवाऊंगा, इस पे भी वीडियो जरूर बनाइए प्लीज। तो जमीर जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो प्रोडक्ट का कॉस्ट हम जोड़ते हैं, अगर आप किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट ले रहे हो तो उस प्रोडक्ट के कॉस्ट में सारे चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं। अगर आप एक प्रोडक्ट 150 रुपये का खरीद रहे हो और आपके घर तक आने में उस पर 10 रुपये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड हो रहा है, तो वो प्रोडक्ट आपका 160 रुपीज़ का है। आप उसको 150 रुपये का मत जोड़िए दोस्तों। मैं भी अगर मैं बता रहा हूँ कि मेरा प्रोडक्ट 150 रुपये का है, मैंने उस वीडियो में 150 रुपये का प्रोडक्ट बताया है, तो मैं वो उसको 145 में मार्केट से खरीदता हूँ। 5 रुपीज़ मेरे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होते हैं दोस्तों। तो ट्रांसपोर्टेशन को कॉस्ट को आपको ऑलरेडी प्रोडक्ट के अंदर ही ऐड करके रखना है, ताकि आपको प्राइसिंग करने में ईजी हो। मूव करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे आज हम आ चुके हैं। ये क्वेश्चन मेरे को बहुत सारे लोगों ने पूछा है दोस्तों, और मैं खुद भी चाहता हूं कि इसका आंसर मैं आप सबको बताऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वजह से डीमोटिवेट होते हैं और वो फ्लिपकार्ट अमेजोन पे सेलिंग करने नहीं जाते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों इस मैसेज को पढ़ते हैं। ये एक स्क्रीनशॉट है हमारे व्यूअर का, जिन्होंने हमको व्हाट्सएप पे मैसेज किया था। ये व्हाट्सएप का मैसेज का स्क्रीनशॉट मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा दोस्तों, आप जरूर इसको रीड आउट कर लीजिएगा। हेलो, एक बात पूछनी थी आपसे। फ्लिपकार्ट पर एक बैग बिक रहा है 89 रुपीज प्लस 499 डिलीवरी चार्जेस, किस तरह प्रॉफिट निकल रहा है, जबकि इसकी रिव्यू भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं भी बैग सेल करने वाला हूं। ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा। मैं भी बैग फैक्ट्री में काम करता हूं, जिससे मुझे उस प्रोडक्ट की कॉस्ट पता है, 75 रुपीज़ आता है। इस बारे में बताओ। तो हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये चीज़ पूछी कि सर फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड पे जब भी हम जाते हैं तो हमें बहुत सस्ते में प्रोडक्ट दिखते हैं। जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो 400 का, वो ऑलरेडी लोग 200 में सेल कर रहे हैं, तो उस किस तरीके से पॉसिबल है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन वाले वीडियो में बताया था कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेचते हो तो 80 से 90 रुपये से ज़्यादा फ्लिपकार्ट ले जाता है कमीशन में, डिलीवरी चार्जेस में, उसके बाद उस पर जीएसटी होता है दोस्तों, उसके बाद पैकेजिंग कॉस्ट होती है। तो इतने सस्ते में प्रोडक्ट बेच के वो लोग कैसे पैसे कमा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूं, वो लोग इस प्रोडक्ट पे पैसे नहीं कमा रहे। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, क्योंकि 122 रुपये में या फिर
140 रुपए में। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 122 रुपए दिख रहा है दोस्तों। जैसे कि आप इस स्क्रीनशॉट को भी देख सकते हो, मैंने ये प्रोडक्ट का स्क्रीनशॉट लगाया है जो हमारे व्यूअर ने हमको दिया था। तो आप इसमें देखो अभी ये प्राइस चेंज होके 122 रुपीज़ हो गया है, और इन्होंने जब हमको बताया था तो इनके हिसाब से 89 रुपीज़ का प्रोडक्ट था और 49 रुपीज़ की डिलीवरी चार्जेस थी दोस्तों। तो 90 + 50 140 रुपीज़ होते हैं दोस्तों, और 140 रुपीज़ में ये प्रोडक्ट बेच के वो प्रोडक्ट पे कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। और ये जो हमारे व्यूअर हैं ये खुद भी एक बैग की फैक्ट्री में काम करते हैं, तो उनको पता है कि इस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कितनी आती है। उनके हिसाब से इस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग 75 रुपीज़ आती है। मैं दोस्तों मान के चलता हूँ अगर 50 रुपये का भी ये प्रोडक्ट है, 50 रुपये भी इसकी कॉस्टिंग आ रही है, तब भी वो इसको 122 रुपीज़ में बेच के प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते दोस्तों। इसके पीछे का मैं आपको रीजन बताता हूं दोस्तों। अगर एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, मान लो एक बहुत बड़ी सी दुकान है आपके मार्केट में, आपको एक बहुत बड़ी सी दुकान दिखती है, उसमें बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट हैं, तो कभी कोई उस प्रोडक्ट को खरीदने वहां पे नहीं जाता है। लेकिन मान लो वहां पे एक पोस्टर चिपका हुआ मिले आपको कि 10 रुपए में 2 समोसे या फिर 5 रुपए में 1 समोसा, तो बहुत सारे लोग उस समोसों के खरीदने के लिए उस दुकान में जाएंगे। अगर आप दुकान में जा रहे हो ना समोसा खरीदने, तो आपको वहाँ पे और भी प्रोडक्ट दिखेंगे, और बहुत ज़्यादा चांसेस है दोस्तों कि आप उस दुकान पे जाओ तो आप दूसरे प्रोडक्ट भी खरीद लो जो कि महंगे होते हैं, जिन पे उनका मार्जिन ज़्यादा होता है। तो इसी तरीके से दोस्तों फ्लिपकार्ट पे भी जब आपके किसी प्रोडक्ट पे ज़्यादा सेल्स आती है, रेटिंग रिव्यूज़ अच्छे आते हैं, तो आपके ओवरऑल अकाउंट में जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सब की विजिबिलिटी इंक्रीज होती है दोस्तों। तो ये एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है सेलर्स जिसको यूज़ करते हैं अपने अकाउंट की विजिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, ताकि उनके जो महंगे प्रोडक्ट हैं, जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं, वो भी सेल आउट हो जाएं और उनके अकाउंट की हेल्थ अच्छी बनी रहे। क्योंकि अगर दोस्तों आप सस्ते में कोई प्रोडक्ट बेचते हो तो ज़्यादातर लोग उस पर अच्छी रेटिंग रिव्यूज़ देते हैं। अगर आपके किसी प्रोडक्ट पे अच्छी रेटिंग रिव्यूज़ आती है तो उस रेटिंग रिव्यूज़ से आपके पूरे अकाउंट की हेल्थ इंक्रीज हो जाती है दोस्तों, जो कि आपके सारे प्रोडक्ट्स को सेल करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग इस टेक्निक को यूज़ करते हैं दोस्तों। मैं आपको शुरू में इस टेक्निक को यूज करने के लिए कभी सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि आप कभी भी, मैं किसी को ये नहीं बोल सकता कि आप लॉस में प्रोडक्ट सेल कीजिए। अगर आप प्रॉफिटेबल हो गए हैं, आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं, अगर आप अपने सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो एड में पैसे स्पेंड करने से ज़्यादा बेटर तरीका ये है कि आप किसी प्रोडक्ट पे बहुत ही कम मार्जिन में सेल कीजिए या फिर विदाउट मार्जिन सेल कीजिए। तो इस तरीके से ओवरऑल आपके अकाउंट की हेल्थ बढ़ जाएगी दोस्तों, और आपके बाकी प्रोडक्ट्स जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं वो भी सेल होने लगेंगे। तो ये सिंपली एक टेक्निक है दोस्तों, और मैं आपको इंश्योर करता हूं आप यही प्रोडक्ट आपको ना फ्लिपकार्ट पे 400-500 पे भी बिकता हुआ दिखेगा, और उस पे भी सेल्स आती है दोस्तों। फ्लिपकार्ट हर प्राइस के रेंज के प्रोडक्ट को सेल आउट करता है। मेरे को बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर अगर कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी 200 रुपये में बिक रहा है तो वो लोग उसको 500 रुपये में क्यों परचेज करेंगे लोग। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, फ्लिपकार्ट इंसान के हिसाब से उसको प्रोडक्ट रिकमेंडेशन देता है। फ्लिपकार्ट के पास बहुत डाटा है दोस्तों, उसको पता है कि किसकी वेल्थ कितनी है, कौन सा इंसान कौन से प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकता है, कौन से एरिया में किस प्राइस के प्रोडक्ट बिकेंगे दोस्तों। तो हर प्रोडक्ट पे सेल्स आती है दोस्तों। हो सकता है अगर आपका प्राइस ज़्यादा है तो थोड़ी कम सेल्स आएगी, लेकिन सेल्स आपको भी आएगी। अब एग्जाम्पल के तरीके से सोचिए, आप 10 प्रोडक्ट बेच के हर प्रोडक्ट पे मार्जिन आपका 10 रुपए का, तो 10 प्रोडक्ट बेचेंगे तो आप 100 रुपए कमाएंगे। लेकिन अगर आप किसी एक प्रोडक्ट पे आपका 100 रुपए का मार्जिन है, अगर वही एक ही प्रोडक्ट बिक गया तो आपके 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया दोस्तों। अगर आपको, और उस केस में आपको 10 जो प्रोडक्ट पैक करने हैं उसकी लेबर कॉस्ट भी बचेगी दोस्तों। तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। तो इस चीज़ को लेके आपको टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है कि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी बहुत सस्ते दामों में बिक रहा है, मैं कैसे इनसे कम्पीट कर पाऊंगा। और बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर ये प्रोडक्ट इतना सस्ता बिक रहा है, इसमें इतना मार्जिन कैसे आएगा। तो मैं आपको ये बताऊंगा दोस्तों, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, वो एक
सेलर है जो 4 साल 5 साल पहले से प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है, तो उसने 5 साल में रिसर्च करी है, उसने अच्छे सोर्स डेवलप करे हैं, तो उसको वो प्रोडक्ट सस्ते में मिल रहा है। आप अगर पहले दिन बिजनेस में घुस रहे हैं दोस्तों, तो आप पहले दिन किसी एस्टेब्लिश प्लेयर से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते दोस्तों। अगर आप आज नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो आप अपने को रिलायंस से कंपेयर नहीं कर सकते दोस्तों कि रिलायंस ऑलरेडी इतना बड़ा हो गया है, हम कैसे उससे कंपीट कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जब आप 3-4 साल आप भी जब उस टाइम को स्पेंड करोगे तो आपके पास बेटर सोर्स होगा कि आप कहां से बेटर प्राइस में प्रोडक्ट ला सकते हो, तो आगे चल के आप भी अपने कस्टमर को अच्छे रेट में प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हो दोस्तों। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और मैं अपने व्यूअर, ये जो भी हमारे व्यूअर हैं जिन्होंने भी हमको ये कमेंट लिखा है, जो भी इन्होंने हमारे को व्हाट्सएप पे, मैं उनसे यही बोलना चाहूँगा, सर आप इस प्राइस को देख के मत घबराइए। अगर आपको बैग्स के अंदर सेल करना है तो आप प्लीज़ बैग्स के अंदर सेल कीजिए। आप वो प्राइस रखिए जिसमें आपको प्रॉफिट हो। आप ये मत देखिए कि उसको कौन लोग कितने में सेल कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आप अपने घर से कैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाए, क्योंकि जो लोग रेंट पे रहते हैं उनका ओनर रजिस्ट्रेशन नहीं करने देता, आपने कैसे करवाया? तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो लोग रेंट पे रहते हैं उनके ओनर उनको रजिस्ट्रेशन करवाने नहीं देते हैं। अगर पहले ही आप अपने लैंडलॉर्ड से बात करके रेंट पे ले रहे हो तो वो अलाउ कर देते हैं बहुत सारे केसेस में। और हमारे केसेस में दोस्तों, हम जहाँ पे रहते हैं, भैया जहाँ पे रहते हैं वो रेंटेड है और हमारा जीएसटी उस प्लेस से नहीं है। मैं जहाँ पे रहता हूँ मेरा खुद का ओन्ड प्रॉपर्टी है, वहाँ से मैंने जीएसटी लिया है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं। तो जैसे कि दोस्तों ये क्वेश्चन है, क्या किसी रिलेटिव का जीएसटी हम लोग अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं? तो मैंने पहले ही इसका आंसर दे दिया दोस्तों। तो आई होप जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा है उनको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। रेंटेड हाउस है मेरा, आपने कहा था लैंडलॉर्ड का आधार कार्ड चाहिए, पर आपने इस फॉर्म में लैंडलॉर्ड का आधार कार्ड यूज नहीं किया। बिना लैंडलॉर्ड आधार कार्ड के हो जाएगा काम। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जीएसटी किस तरीके से अप्लाई करें उस वाले वीडियो के ऊपर है। तो हमने आपको बोला था कि लैंडलॉर्ड का आधार कार्ड चाहिए होता है दोस्तों, और इसमें हमने लैंडलॉर्ड का आधार कार्ड अपडेट नहीं किया, ऐसा ये बोल रहे हैं। तो दोस्तों लैंडलॉर्ड का आधार कार्ड अपलोड करने का ऑप्शन कहीं पे भी आपको जीएसटी पोर्टल में नहीं मिलेगा। लेकिन जब मैं जीएसटी अप्लाई करता हूं दोस्तों, तो जो भी या तो रेंट एग्रीमेंट या फिर कंसेंट लेटर होता है, उसी पीडीएफ के अंदर मैं लैंडलॉर्ड के आधार कार्ड को अटैच कर देता हूं दोस्तों, ताकि उनको ये मिल जाए। आधार कार्ड कभी कभी मांगते हैं दोस्तों, अगर आपने बिना आधार कार्ड के एप्लीकेशन सबमिट करी है लैंडलॉर्ड के या फिर ओनर के, तो आपको नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों क्लियरिफिकेशन के लिए वो नोटिस भेजेंगे, उसमें आपसे आधार कार्ड मांग सकते हैं। तो ज़रूरी है आधार कार्ड होना। बहुत सारे केसेस में बिना आधार कार्ड के भी सबमिट हो जाता है दोस्तों, मिल जाता है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आते हैं इस क्वेश्चन पे, इतना इजी नहीं होता सर कि प्रोडक्ट लाए और लिस्ट कर दे और ऑर्डर आना शुरू हो जाए, ऑर्डर आएंगे ही नहीं। आप ये भी बताओ किस तरह ऑर्डर लाए, उसे ऐड कैसे चलाएं प्लीज सर। तो जो भी ये व्यूअर है मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ, अगर सर आप डीमोटिवेटेड हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐड चलाने से ही ऑर्डर आते हैं, बिना ऐड चलाए ऑर्डर नहीं आते, तो प्लीज़ आप दूसरे लोगों को डीमोटिवेट मत कीजिए, दूसरे लोगों को बिजनेस करने से मत रोकिए सर। आप आइएगा मेरे ऑफिस में कभी भी मिलने मुझसे, तो मैं आपको अपना डैशबोर्ड खोल के दिखा दूंगा कि मैंने कितना रुपए का ऐड चलाया है। मैंने एक भी रुपए का ऐड नहीं चलाया, मेरे अकाउंट में सिर्फ 2500 रुपये का ऐड चला है अभी तक। मेरे को 1 साल 8 महीने 9 महीने होने वाला है बिजनेस रन करते हुए, वो भी सारे के सारे पैसे मुझे फ्लिपकार्ट ने फ्री ऑफ कॉस्ट क्रेडिट के रूप में दिया था, तभी मैंने उसका ऐड चलाया दोस्तों। मैंने आज तक अपने पैसों से कभी ऐड नहीं चलाया और मेरे ऑर्गेनिकली ऑर्डर आते हैं। अगर दोस्तों आप अच्छे तरीके से सीख के अच्छे तरीके से अच्छी लिस्टिंग करोगे, अच्छा एसईओ करोगे, तो आपको ऑर्डर जरूर आएंगे दोस्तों। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा होने से मतलब ये है कि प्रोडक्ट की डिमांड है। अगर कल को आप कोई ऐसा प्रोडक्ट ले आए जिसकी मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं है, कोई उसको खरीदता ही नहीं है, लोग उसके बारे में जानते ही नहीं है, और उसके बाद आप बोलोगे कि मेरे को सेल्स नहीं आ रही, तो ये वैलिड रीज़न नहीं है दोस्तों। प्रोडक्ट वैसा लाओ जो ऑलरेडी मार्केट में बिकता हो, जिसकी लोगों को नीड हो, जिस प्रोडक्ट की
मार्केट में ज़रूरत हो, लोग उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं टॉयज सेल करता हूं दोस्तों, तो टॉयज हर बच्चे के लिए ज़रूरी है। हर बच्चा टॉयज से खेलता है, हर बच्चे को टॉयज चाहिए। और भारत में बहुत सारे बच्चे हैं और हर देश में बच्चे होते हैं दोस्तों, और आने वाले टाइम में भी बच्चे होंगे दोस्तों। तो बच्चे कभी ख़त्म नहीं होंगे और खिलौने का मार्केट कभी ख़त्म नहीं होगा दोस्तों। कोई बच्चा कितना भी फ़ोन चला ले, लेकिन उसको खेलने के लिए खिलौने ज़रूर चाहिए। तो आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे सर जिसमें डिमांड हो, जैसे किचन आइटम्स है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। आने वाले वीडियोस में मैं बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट लेके आऊंगा दोस्तों। किस तरीके से सेलेक्ट करना है, किस कैटेगरी में प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, कौन कौन से प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, तो मैं और बताऊंगा आपको किस तरीके से प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। तो सर को हो सकता है इसका आंसर मिल गया हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों इन्होंने पूछा है कि क्या बिना जीएसटी के फ्लिपकार्ट पे स्टार्ट कर सकते हैं, तो नहीं दोस्तों, बिना जीएसटी के आप फ्लिपकार्ट पे सेलिंग स्टार्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग मुझे कहेंगे कि हाँ सर हम कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं मुझे पता है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों। तो बिना जीएसटी के आप सिर्फ फ्लिपकार्ट पे बुक्स ही सेल कर सकते हो। जो बुक्स होते हैं वही आप सेल कर सकते हो दोस्तों बिना जीएसटी के। उसके अलावा आप कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको बुक सेल करना है तो प्लीज़ आप जाइए, सेल कीजिए विदाउट जीएसटी। लेकिन अगर आपको कोई और प्रोडक्ट सेल करना है तो प्लीज़ आप जीएसटी अप्लाई कीजिए और जीएसटी के बाद ही सेलिंग स्टार्ट कीजिए। ओके दोस्तों, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये एक हमारे व्यूअर हैं जिन्होंने ये बोला है, वीडियो में दम नहीं है, इनकम्प्लीट वीडियो है, मीशो पर विदाउट जीएसटी काम कर सकते हैं। तो जहां तक मुझे आइडिया है दोस्तों, इन्होंने हमारे सबसे पहले वीडियो पे ये कमेंट किया था जिसमें हमने बोला था कि हाँ जीएसटी बहुत नेसेसरी है बिजनेस करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये इन्होंने जो बोला है इनकी नॉलेज आधी है। तो विदाउट जीएसटी आप मीशो पे सेल कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन उसका सबसे बड़ा कैच ये है कि अगर आप दिल्ली से सेल कर रहे हैं तो आपको सिर्फ दिल्ली से ऑर्डर आएंगे दोस्तों। दिल्ली के बाहर से कोई आपका प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं कर सकता। दिल्ली के बाहर अगर कोई भी है तो उसको वो प्रोडक्ट नहीं दिखेगा दोस्तों। तो अगर आप सीरियस हैं, अगर आपको अपना बिजनेस करना है, आप अपने पूरे देश में अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो विदाउट जीएसटी आप मत स्टार्ट कीजिए दोस्तों। तो जीएसटी लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर बिना जीएसटी के आप सेल करोगे मीशो पे तो सिर्फ आपको एक ही स्टेट से ऑर्डर आएंगे जहां से भी आप सेल कर रहे हो, और आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे सेल नहीं कर सकते। तो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर कोई सीरियस है दोस्तों तो जीएसटी नंबर ले लीजिए। जीएसटी नंबर कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उसके बाद एक और कमेंट है दोस्तों, एक प्रोडक्ट लाइव किया है लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप सिर्फ एक प्रोडक्ट लाइव करके, एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग करके ये सोचोगे कि मेरे को ऑर्डर आने लगे, तो बहुत मुश्किल है दोस्तों। क्योंकि एक प्रोडक्ट पे कितनी ही विजिबिलिटी आएगी और कितने चांसेस हैं कि आपको एक प्रोडक्ट पे ऑर्डर आ जाए। अगर आप सीरियस है बिजनेस को लेके, अगर आप बिजनेस को आगे बड़ा करना चाहते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 15-20 लिस्टिंग कीजिए दोस्तों, और 5 से 10 दिन या 15 दिन तक का इंतजार कीजिए, आपको जरूर ऑर्डर आएगा अगर आपने सही तरीके से लिस्टिंग करी है तो। उसके बाद दोस्तों एक और क्वेश्चन है, भाई कस्टमर केयर से कैसे बात होती है फ्लिपकार्ट। इन्होंने सही तरीके से नहीं लिखा, फ्लिपकार्ट पर ये लिखना चाहते हैं दोस्तों। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर, जो सेलर का कस्टमर केयर होता है, उसका कोई नंबर नहीं होता दोस्तों। आप उनको फ़ोन नहीं कर सकते। फ्लिपकार्ट ने अपने सेलर्स के लिए कोई ऐसा नंबर प्रोवाइड नहीं किया जिस पे आप डायरेक्टली कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, आप फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड पे जाके इंसिडेंट रेज कर सकते हो, टिकट रेज कर सकते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ मुझे कॉल बैक कीजिए, तो वो आपको ज़रूर कॉल करेंगे। इसका वीडियो ऑलरेडी हमने ब्लॉग चैनल पे डाल रखा है दोस्तों, किस तरीके से टिकट रेज करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके उस वीडियो को देख लीजिए दोस्तों। और मैं समझ सकता हूं दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आप प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले टाइम में बहुत ही जल्दी मैं इस पे अच्छे और वीडियोस लेके आऊंगा। मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा। अगर बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर हम बिजनेस नहीं कर सकते, हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास इतना बजट नहीं है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा दोस्तों, बिना फंड के
बिना ज़्यादा किसी बड़े अमाउंट के, बिना ज़्यादा टाइम दिए किस तरीके से आप बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों, आने वाले टाइम में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा। तो जुड़े रहिए दोस्तों इस चैनल पे। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों जितने भी मैंने कमेंट्स के स्क्रीनशॉट्स लिए थे, जितने भी कमेंट्स मेरे को लगे कि इंपॉर्टेंट है, इनका आंसर करना चाहिए, तो वो सारे कमेंट्स मैंने लिए थे दोस्तों, और वो कमेंट्स यहाँ पे खत्म होते हैं। आई होप कि मैंने सारे लोगों के डाउट्स के आंसर दे दिया हो दोस्तों। अगर किसी के डाउट्स अभी भी छूट गए हैं तो प्लीज आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए अपने क्वेश्चंस। अगले Q&A वीडियो में मैं जरूर आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा दोस्तों। और बहुत सारे लोग मुझसे ये बोल रहे हैं कि सर ब्रांड अप्रूवल के ऊपर वीडियो लेके आइए, ब्रांड अप्रूवल कैसे कराना है। तो मैंने दोस्तों जो लिस्टिंग वाली वीडियो डाली थी उसी पे मैंने ये बताया है, अगर मेरी लिस्टिंग की वीडियो 15,000 व्यूज क्रॉस कर गई तो मैं नेक्स्ट डे ही आपको ब्रांड अप्रूवल के बारे में वीडियो लेके आऊंगा दोस्तों। तो प्लीज उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं ब्रांड अप्रूवल की वीडियो लेके आऊं तो आप उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर उस पे 15,000 व्यूज जैसी कंप्लीट होते हैं दोस्तों तो मैं ब्रांड अप्रूवल की वीडियो लेके आऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टाटा बाय बाय, भैया के स्टाइल में बोले तो जय हिंद।